साथियों नमस्कार। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में आजकल काफी उठापटक चल रही है। ईरान और इजरायल की युद्ध की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इन दोनों के पीछे जो ताकतें खड़ी हुई हैं, जैसे यूएसए हो गया या उधर अरब वर्ल्ड हो गया, उधर चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन लोगों के यहाँ क्या चल रहा है, इस पर भी एक डिस्कशन करते हैं। एक हॉलिस्टिक डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान का क्या रोल है, ईरान में क्या चल रहा है, यूएस कैसे सोच रहा है, चाइना की क्या स्थिति है, अरब कंट्रीज क्या सोच रही हैं, और भारत में तो इलेक्शन चल ही रहे हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक खबर चल रही है कि जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, इन्होंने ये कहा है कि जब मैं जवान हुआ करता था तब मुझे खबर बताई जाती थी कि जो बांग्लादेश है वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है, इसे दूर कर देना चाहिए, इस बोझ को उतार देना चाहिए। हमने उस बोझ को उतार दिया, लेकिन आज हमें इस बात से पछतावा होता है कि हमने उसको क्यों दूर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो पाकिस्तान से तो बहुत तेज कर रही है। और हैरानी की बात तो ये है, ये इन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं, कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एकमात्र देश ऐसा बचा है जो सिर्फ और सिर्फ लोन के सहारे चल रहा है। जी हाँ, ये इसकी टोपी उसके सिर करता है। चाइना से लोन ले लेता है, चाइना का लोन उतारने की बारी आती है तो सऊदी अरेबिया से ले लेता है, जब सऊदी लोन मांगता है तो चाइना से और ले लेता है, जब वो नहीं मांगता तो ईरान से कहता है तुम दे दो थोड़ा सा, कभी अमेरिका से जाकर के ले आता है। मतलब टोटली भीख के सहारे ये चल रहा है। पाकिस्तान की अंदर खाने की खबर अगर पता करी जाए तो वहां बलूचिस्तान में तो आए दिन कोई ना कोई बवाल हो ही रहा है, जिस पर हम वीडियोस भी बना चुके हैं। बलूचिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन छेड़ दिया है, वहां के लिबरेशन आर्मी ने, कि हम इसको अलग करके मानेंगे। और बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 42% एरिया है, तो वहां तो एक मसला चल ही रहा है। दूसरा मसला जो आपने पाकिस्तान के बारे में सुना है वो ये सुना होगा कि वहां आटे की कमी आ गई है, लोगों को खाने की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान जो बड़ी दिक्कत से परेशान है, वो पहली दिक्कत तो ये है कि बलूचिस्तान में ही जो सीपेक चल रहा था, इनका सीपेक का एक कार्यक्रम चल रहा था, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर ग्वादर पोर्ट बन रहा था, जो सीपेक का ही एक हिस्सा है। सीपेक आपका पीओके से होता हुआ ग्वादर तक आता था। चाइना चाहता था कि हम यहां से एक रास्ता बना लें और ग्वादर पोर्ट के जरिए हम यहां भी पहुंच सकें, हम यहां भी पहुंच सकें, हम यहां भी पहुंच सकें। एक अल्टरनेट रूट बनाना चाह रहा था चाइना। लेकिन ग्वादर पोर्ट अब पूरी तरह से सीपेक के चंगुल से बाहर जा चुका है। मतलब जो वहां के ऑफिशियल्स हैं या जो इंटेलिजेंस है, उसने ये पता लगाया है कि चाइना का प्रेजेंस अब ग्वादर में बहुत ना के बराबर रह गया है। सिर्फ चाइना की कुछ चेक पोस्ट बची हुई हैं जो वहां रह करके बस अपने सैनिकों को डिप्लॉय की हुई हैं। जी, चाइना के हाथ से अब ये जा रहा है, और इसके जाने का मतलब है कि पाकिस्तान को भी इससे अब कोई लाभ नहीं होने वाला। और पाकिस्तान के लिए जो ये कॉरिडोर बना रहा था चाइना, ये कह करके कि पाकिस्तान के बहुत काम आएगा, ये कॉरिडोर फ्लॉप हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए, कि जो उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत बन रहा था कि हम आपको जो है बहुत तरक्की करा देंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, उस चाइना का प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। और चाइना ने बोल दिया है कि हम ज्यादा नया फंडिंग इसमें अब दे नहीं पाएंगे। पहली बुरी खबर ये फंडिंग से रिलेटेड। दूसरा, देयर इज नो सीपैक इन ग्वादर एक्सेप्ट सिक्योरिटी चेक पोस्ट। एक खबर आई थी, काफी चर्चा में थी, मार्च में निकली थी, कि वहां पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो कुछ नहीं हो रहा वहां पर। ये मैं आपको बता चुका। अगला, 15 किल्ड इन टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का ही रीजन है जहां पर ग्वादर आता है, वहां आए दिन कोई ना कोई टेरर अटैक हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना वहां पर अब अपना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। ऐसे अटैक आपने लंबे समय से सुने होंगे। ये अटैक अफगानिस्तान की जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान में रहकर के तालिबान की सरकार बनाना चाहती है, कुछ लोग वो मिलकर के अटैक करवा रहे हैं, कुछ बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी मिलकर के अटैक करा रही है, जो ये चाहती है कि बलूचिस्तान अलग देश बन जाए। ठीक है, तो ये उसी का नतीजा है कि सीपेक नहीं बन रहा। अब ये बलूचिस्तान से रिलेटेड मैंने बता दी, पहली समस्या थी, जो बड़ी समस्या थी, चाइना वहां पैसा लेकर नहीं आ रहा, वहां पे आए दिन हमले हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए ये है, जो छुपाई जा रही है दुनिया के सामने से, कि आए दिन वहां पर पावर कट हो रहे हैं। पाकिस्तान में आटा तो है ही नहीं, बिजली भी नहीं है। कई कई दिन तो ऐसा हो रहा है कि 20-20 घंटे बिजली कट रही है। खबरें बहुत वायरल हैं पिछले 1-1.5 साल से, अब निकल के सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में नेशन वाइड पावर आउटेज हुआ है। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल रहे हैं। कई लोगों का मानना यह है कि हमारे यहाँ पावर ग्रिड ही फेल हो गया है, और न जाने करीब करीब करोड़ों लोग ऐसे हैं, 22 करोड़ लोग जो पाकिस्तान के हैं, उनमें भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जब बिजली मिल ही नहीं रही है।
और एक खबर के अनुसार तो पाकिस्तान में बिजली सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिल रही है जो हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, चाहे वहाँ के मिलिट्री वाले हों, चाहे वहाँ के पॉलिटिशियंस हों। पॉलिटिशियंस और मिलिट्री वालों पर समय से ये आरोप लगता रहा है कि वो लोग वहाँ पर करप्शन में नंबर 1 हैं। पाकिस्तान को जितनी भी फंडिंग मिलती है, अगर वो फंडिंग पाकिस्तान लगा भी देना तब भी पाकिस्तान उभर आए, लेकिन जितनी भी फंडिंग मिलती है उसका ज़्यादातर तो ये लोग करप्शन लेकर के बाहर लेकर के चले जाते हैं। बाहर कैसे? जो भी मिलिट्री वाले ने, जैसे बाजवा है उनका जनरल बाजवा, जो भी पैसा मिलता है उसका एक बड़ा सेक्शन ले जा करके यूके में इन्वेस्ट कर देता है, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो अक्सर विदेशों में जाकर के सेटल हो जाते हैं, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सब करप्शन के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं और दूसरे देशों में ले जाकर के सेटल कर देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा नतीजा है कि इनकी जनता को आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही और ये सब के सब परेशान है। और IMF ने भी ये बोला है कि पाकिस्तान को अब हम बेल आउट पैकेज नहीं दे सकते, हम इसको और ज़्यादा राहत नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये लौटा ही नहीं पाएगा। साफ साफ मना कर दिया था, ये पिछले साल की खबर है और ये खबर अब दोबारा IMF ने बोली है कि हम इसको अब देना नहीं चाहते। तो यानी IMF पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा है कि हम इसको बेल आउट पैकेज नहीं दे सकते। सोचिए कहाँ पर आकर के पाकिस्तान खड़ा हो गया है। अच्छा, ये बातें क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने, जो बाजवा साहब हैं, इन्होंने एक बात और कही थी कल कि हमें अब इंडिया से बातचीत करनी चाहिए और जो व्यापार हमने बंद कर दिया था इंडिया के साथ उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। यह व्यापार इमरान खान के टाइम से पूरी तरह से बंद हो गया था, अब से हम कोई व्यापार कर नहीं रहे। छोटा मोटा कोई बॉर्डर पे होता होगा तो बात अलग है, कोई बड़ी हमारी डील चल ही नहीं रही। अब इनको लग रहा है कि इंडिया से रिश्ते सुधार लो, इनके सलाहकार इन्हें सलाह दे रहे हैं कि इंडिया से रिश्ते सुधार लो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से IMF ने मना कर दिया, चाइना ने मना कर दिया, CPEC हम करने वाले नहीं है, अंदरूनी कलह हो ही रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ही, तो करें क्या, इंडिया से ही मांग लें। और घर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो है बिजली नहीं है, पानी नहीं है और रोटी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और, IMF से 2 बार ये खबर आ गई कि हम बेल आउट नहीं दे सकते, लेकिन IMF से जब पाकिस्तान 3 मिलियन मांग रहा था तो अमेरिका ने IMF पर दबाव बनाया और IMF से कुछ पैसा पाकिस्तान को दिलवाने की बात कही है, और ये कुछ पैसा है $1.1 बिलियन। जी, पाकिस्तान को लग रहा है कि हो सकता है ये पैसा न मिले, तो पाकिस्तान ने एक गुहार लगवाई है। अभी अप्रैल की 3-4-5 दिन पहले की बात है, शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम सऊदी जाएंगे ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर सकें। इनको भरोसा नहीं है कि IMF देगा नहीं देगा, 2 बार वार्निंग दे चुका है, अब IMF दे रहा है तो USA के दबाव में दे रहा है। USA के दबाव में क्यों दे रहा है मैं इस पे आऊंगा अभी, ठीक। अब पाकिस्तान इस हालत पे है, एक खबर और निकल के आई है कि इनका जो जनरल है बाजवा के ऊपर ये आरोप है, दुनिया के 4 देशों में टोटल 99 कंपनीज खोल करके बैठा हुआ है इनका जनरल। कंपनीज के नाम देखिए, मैं आपको नाम दिखाता हूं, जिनमें से एक है बाजको ग्रुप, ये यूके में है, इसी की है। एक और इस पे आरोप है कि ये देखिए, बाजवा फैमिली बिजनेसेस एम्पायर ग्रू इन 4 कंट्रीज इन सिंक्रोनाइज विद असीम बाजवाज राइज इन मिलिट्री। जैसे जैसे मिलिट्री में बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी कंपनीज खुलती गई, जिनमें से एक है पापा जोन्स पिज्जा रेस्टोरेंट इन 2002, वहां से स्टार्ट किया था और आज दुनिया में 99 कंपनीज ये सेट कर चुका है। ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। चाइना इसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, चाइना फेल हो रहा है। इसे कॉलोनी शुरुआत से बना के चला है अमेरिका। अमेरिका कॉलोनी तो नहीं, एक तरह से अपना गुलाम बना के चला है कि जो मैं कहूँ वो करो। क्यों चला है? क्योंकि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भारत को परेशान करना चाहता था, और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ईरान को भी परेशान करना चाहता था। पाकिस्तान इधर ईरान और इधर इंडिया दोनों के बीच में आता है। अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छी कठपुतली था पाकिस्तान, अमेरिका इसका यूज कर रहा था और पूरी तरह से अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहा था, तो भाई ये मान भी जाता था उसकी बात। अब क्या हुआ है, एक मसला हो गया है जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अभी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में जाकर के जो रईसी जी हैं राष्ट्रपति, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए ऐसे जिससे भारत को भी परेशानी हुई, अमेरिका को भी परेशानी हुई। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान कुछ दिन पहले लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए हुए थे और पाकिस्तान में जाकर के ये बयान दिया है कि हम एक झटके में इजराइल को साफ कर देंगे। ईरान ने कहा है, पाकिस्तान ने कहा अच्छा हम भी खड़े हैं आपके साथ, हम भी आपको साथ देंगे। पाकिस्तान ने इसके साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया इजराइल के खिलाफ। ध्यान से सुनना, और इजराइल कौन है? USA का ही एजेंट है।
तो पाकिस्तान ने इसके साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके एक तरह से यूएसए को चेतावनी दे दी। इसलिए यूएसए ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर तुमने ईरान के साथ कुछ ज्यादा उठापटक करी ना तो तुम पर भी सैंक्शंस लगा देंगे जैसे ईरान पे लगा रखे हैं। अब ईरान ने बोला कि भाई जो कश्मीर का मामला है उसे पाकिस्तान और भारत को मिलकर के बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। इस पर भारत को गुस्सा आ गई कि भाई तुम हमारे कश्मीर के मामले में क्यों बोल रहे हो, तुम कौन हो बोलने वाले, ना तो तुमको बोलने का हक है ना तुमको बोलने का हक है। इसलिए भारत भी चिढ़ गया। अब पाकिस्तान कुछ ज्यादा उछल रहा है ईरान के उसमें आकर के, बातों में आकर के, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि ये जिनके टुकड़ों पे पलता है, यूएसए के टुकड़ों पे पलता है, अगर वो इससे चेत गया, अगर उसने सैंक्शंस लगा दिए तो कहीं का नहीं रहेगा। तो यूएसए भी इस समय बौखलाया हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ही जो पालतू लोग हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे, ना तो पाकिस्तान सुन रहा और इसराइल भी नहीं सुन रहा। आजकल यूएसए ने इसराइल से बोला है कि भाई तुमने ईरान पे हमला कर लिया, ईरान ने तुम पे कर लिया, बात बराबर हो गई है, अब तुम दोबारा ईरान पे हमला मत करना। इसराइल ने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान मेरे पे जब जब हमला कर ले और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसे नहीं होगा, कुछ धूम धड़ाका होगा। यूएसए ने कहा भाई कोई धूम धड़ाका करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ पर राइट्स हो रहे हैं। यूएसए में एक तरह से बोला जाए तो लोग सड़कों पे आ गए हैं। गूगल में एक धरना हुआ, एक तरीके से गूगल जो कंपनी है वहां पे बोला गया है कि इसराइल के खिलाफ हम बोल रहे हैं, इसराइल गाजा में निर्दोष लोगों को मार रहा है, इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूएस की गली गलियों में लोग सड़कों पर आ गए हैं, विद्रोह कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। ये यूएसए की सरकार इसराइल जैसे देशों को हथियार दे रही है, उधर यूक्रेन जैसे देशों को हथियार दे रही है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार वो टैक्स का पैसा उठा करके इन देशों को दे देती है और लड़वाती है और मासूम लोगों को यहाँ पर मरवाती है। इस बात को लेकर के बाइडेन ने माथा पकड़ लिया कि मेरे ही देश के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मुझे वोट कौन देगा, अभी इलेक्शन है। तो यूएसए को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसराइल के साथ दूं कि नहीं दूं। अगर इसराइल के साथ देता हूं तो मेरे देशवासी मेरे खिलाफ हैं, अगर नहीं देता तो इसराइल संकट में है, प्लस इसराइल मेरी बात सुन भी नहीं रहा है, वो तो कह रहा है मैं तो हमला करूंगा अच्छे से। अब मैं क्या करूं, इधर ये सुनने को तैयार नहीं, ये अलग ही सुर अलाप रहा है। ऊपर से मेरे यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है वो अलग, भारत अपने राग आलाप रहा है, रशिया से तो लड़ाई चली रही है, चाइना से हमारा 36 का आंकड़ा है ही। लेकिन इस बीच यूएसए ने एक बीच का रास्ता निकाला। यूएसए ने क्या किया है, कल की खबर है, अभी भी जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, ये चुपचाप चाइना गए हुए हैं और ये बात ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं हुई है। और चाइना जाकर के ये बात कर रहे हैं, आज शी जिनपिंग से भी मुलाकात इनकी होगी, इन्होंने वहाँ जाकर के कहा है कि चाइना भैया तुम जो हमारी चीज़ों का कॉपी करके अपने यहाँ बना लेते हो, इससे हमारी चीज़ों को कोई पूछता ही नहीं है। अब हमारे यहाँ पर एलन मस्क जो है बैटरी वाली कार बना रहा है, उस कार को कॉपी करके तुम अपने यहाँ बना लेते हो और सस्ती बना करके बेच रहे हो, तो हमारे यहाँ की कारों को कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा मत करो चाइना बाबू। चाइना ने कहा जा जा काम कर अपना, हमें जो करना कर लेंगे, जो कर सके कर लेना। चाइना ने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट इतना कर लिया है, आत्मनिर्भर इतना कर लिया कि यूएस को आंख दिखा रहा है। यूएस उसके सामने जाकर के आज भीगी बिल्ली बना हुआ है कि भैया मत कर ऐसा, क्योंकि हथियारों युद्धों की वजह से तो हम वैसी परेशानी, हमारी जनता हमारे खिलाफ हो गई है। अब तुम इकोनॉमिकली हमें वीक मत करो वरना कहीं के नहीं रहेंगे। चाइना को पता है इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए चाइना जो है कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। चाइना ने यूएसए के कई हथियारों की कॉपी कर ली है, कई टेक्नोलॉजी की कॉपी कर ली है और हर चीज मास लेवल पर बना रहा है, बड़े लेवल पर बना रहा है, बेच रहा है सस्ते दामों में। यूएस का मार्केट खराब हो रहा है। चाइना कई जगह पर अपनी लोकल करेंसी को यूज कर रहा है, इसकी वजह से यूएस के डॉलर को कोई नहीं पूछ रहा, डॉलर कमजोर हो रहा है और यूएस की ताकत उसके डॉलर से ही थी। और यूएस के इस साल चुनाव भी हैं, इसलिए जो बाइडेन और टेंशन में है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ये जितने भी मसले हो रहे हैं इन सब में एक जना फंसा हुआ है, वो है यूएस। यूएस देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इजराइल क्या कदम उठाता है, क्योंकि अगर इजराइल ने हमला किया ईरान पर तो समझ जाना कि यूएस आक्रामक मोड में है और अब ये करो या मरो वाला गेम खेल रहा है। और अगर इजराइल ने हमला नहीं किया तो यूएस डिफेंसिव मोड पे है और 6 महीने तक कुछ नहीं होना दुनिया में। और हो सकता है चाइना से भी कोई डील कर ले चुपचाप, हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस समय चुनाव है, जो बाइडेन कुछ भी कर देगा अपना चुनाव बचाने के लिए। चाइना की इंटेलिजेंस का सहारा ले सकता है, चाइना की टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकता है, चुनाव को भी हैक करा सकता है, जैसे आरोप लगते थे रशिया पर कि उन्होंने 2016 में ट्रंप के चुनावों को हैक करा करके ट्रंप को जितवाया था। ये भी हो सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब इजराइल क्या करेगा,
क्योंकि इसराइल अब वही करेगा जो यूएस चाहेगा। यूएस कितना भी मना कर ले, इसराइल यूएस के खिलाफ जाएगा नहीं उतना, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि बात ज़्यादा बिगड़ गई तो यूएस साथ नहीं देगा, और यूएस साथ नहीं दिया तो मैं इत्तू सा हूँ, तब घेर के घेर लेंगे। दैट इज़ द थिंग। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, करेंगे डिस्कशन। तब तक के लिए नमस्कार।